हेलो नर्सिंग ऑफिसर, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसपी चौधरी नर्सिंग ऑफिसर। फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपन पहले लाइव लेके आए थे, जिसके अंदर काफ़ी सारी कंप्लेन आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि सर वीडियो ने बफरिंग किया है बीच में, बफरिंग वाले वीडियोस के बीच में, तो आपको हो सकता है डिस्टर्बेंस हो, इसलिए अगेन इस वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। ओके, उस वीडियो को अभी आप यूट्यूब पे नहीं देख पाओगे, क्योंकि ये बफरिंग के कारण हो सकता है आपको थोड़ी बहुत मिस्टेक प्रॉब्लम हुई हो, इसलिए जो वीडियोज़ है इसको रिकॉर्ड करके अगेन अपलोड कर रहे हैं। ओके, तो देखिए इस वीडियो को, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसके अंदर। सीआरपीएफ, ईएसआईसी और एमपीसीएचओ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। तो आप देखते रहिए वीडियो को फर्स्ट लेकर एंड तक। लास्ट में आपको एक नया अनाउंसमेंट करेंगे, जिसके अंदर आपको सीआरपीएफ एमपीसीएचओ से रिलेटेड ऑल ओवर ए टू जेड जितने भी क्वेश्चन हैं, उसको कल मॉर्निंग के अंदर मैं लाइव आ रहा हूँ आपके सामने। तो आपका आंसर और हमारे क्वेश्चंस, आपको ए टू जेड जो भी क्वेरी है आप नोट कर लेना और सुबह क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना। ओके, तो चलिए अभी बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो ये फ्रेंड्स जो वीडियो है ये 17 नंबर का है। ओके, इससे पहले 16 वीडियोस आपने आशा करते हैं देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो उनको देख लेना, काफ़ी ज़्यादा आपको इंटरेस्टेड मिलेंगे और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन बताइए, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ मायोकार्डियल डैमेज। मायोकार्डियल डैमेज है तो इसकी लोकेशन है, मायोकार्डियल डैमेज है नहीं है, कितना परसेंट है और कैसा है, इस चीज़ की लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है? ट्रोपोनिन आई, मायोग्लोबिन और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और सीकेएमबी। तो फ्रेंड्स, लोकेशन को डिटेक्ट करने के लिए ईसीजी की जाती है। ईसीजी ही बताती है अपने को कि कौन सा पार्ट है मायोकार्डियम का, वो हार्ट का, वो डैमेज है। ओके, ये जो है और मार्कर होते हैं, ये नहीं है, ये सीरम मार्कर है। ऑप्शंस यहाँ पे बिल्कुल से राइट जा रहा है, वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नॉर्मल सीवीपी सेंट्रल विनस प्रेशर कितना होता है? 10 से 15 सेंटीमीटर ऑफ H2O, 20 से 30 सेंटीमीटर ऑफ H2O, 5 से 10 सेंटीमीटर ऑफ H2O, 2 से 3 सेंटीमीटर ऑफ H2O। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 5 से 10 सेंटीमीटर ऑफ H2 होता है सेंट्रल विनस प्रेशर। इसकी सीवीपी की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल विनस प्रेशर, जिसका नॉर्मल रेंज कितना होता है? 5 से 10 सेंटीमीटर ऑफ H2O। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए इसका आंसर। Patient recently underwent cranial surgery, develop SIADS. The nurse should anticipate that the patient will. फ्रेंड्स, ये क्या है? क्रेनियल पार्ट की सर्जरी हुई है पेशेंट की और उसके अंदर डेवलप हो चुका है SIADH। ओके, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक्स हार्मोन, ये कंडीशन उनके अंदर डेवलप हो चुकी है। तो नर्स है क्या देखेगी उसके अंदर सबसे पहले पेशेंट के अंदर? ऑप्शन से है एडिमा, वेट गेन, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ यूरिन, स्टार्ट फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी, लो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो फ्रेंड्स, SIADH आपको पता है कि SIADH होता क्या है? ये क्या करता है? एंटी डायरेटिक हार्मोन, ADH है एंटी डायरेटिक हार्मोन, यानी डायूरिसिस, यानी यूरिन को पास आउट होने से रोकता है, कम यूरिन पास आउट करने देता है, यूरिन को अगेन एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से अगेन एब्जॉर्ब करेगा तो बॉडी के अंदर फ्लूइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वेट गेन होगा और एडिमा होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात करेंगे तो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल से राइट आंसर। ओके, जो इसको क्रेनियल सर्जरी को आप छोड़ सकते हो, पर SIADH अगर डेवलप हो चुका है तो मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि एडिमा होगा, और एडिमा होगा तो वेट गेन होगा, क्योंकि फ्लूइड बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होता रहता है। ऑप्शन ए बिल्कुल से राइट होगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बताइए। द नर्स इवालुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ डाइट थेरेपी फॉर ए पेशेंट विथ डाइवर्टिकुलोसिस, रेगुलर कंजप्शन ऑफ विच फूड वुड इंडिकेट। ये क्या है? डाइवर्टिकुलोसिस का पेशेंट है और उसकी इफेक्टिवनेस जो है जो डाइट की उसको प्रॉपर मेंटेन करने के लिए डाइट थेरेपी को क्या उसके अंदर जो है इंक्लूड करते हैं, क्या देखते हैं उसके अंदर? फाइबर, बनाना, कुकुम्बर और मिल्क प्रोडक्ट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स राइट आंसर की बात कर देंगे तो कंजप्शन जो है कुकुम्बर का, जिसको बोला जाता है खीरा, अपन खीरा बोलते हैं, वो होता है कुकुम्बर, वो डाइट के अंदर इंक्लूड होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या जा रहा है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
बताइए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्सीजन इज ट्रांसफर्ड टू द फीटल ब्लड बाय, फीटल ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन किस टाइप से ट्रांसफर होती है? डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन और फैसिलिटेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट होती है डिफ्यूजन के मैनर में। डिफ्यूजन जो है उसके थ्रू जो है फीटल ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसफर होती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आई नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ए पेशेंट विथ हिस्ट्री ऑफ द हिक्टल हर्निया, हिक्टल हर्निया है उसकी हिस्ट्री है पेशेंट को, रिपोर्ट टू द नर्स दैट ही हैज ट्रबल टू स्लीपिंग बिकॉज एब्डोमिनल पेन, इट वुड बी मोस्ट बेनिफिशियल टू द पेशेंट। एक हाइक्टल हेर्निया का पेशेंट है और उसके अंदर क्या है, स्लीपिंग के अंदर ट्रबल आ रहा है, डिस्टर्बेंस आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसको मतलब सही से स्लीप के अंदर प्रॉब्लम ना आए या हिक्टल हेर्निया वाली जो प्रॉब्लम है ये पेशेंट को परेशान ना करे, एब्डोमिनल पेन वगैरह कम हो, इसके लिए कौन सा बेनिफिशियल रहेगा पेशेंट के लिए? स्लीप इन साइड लाइन पोजिशन, स्लीप इन प्रोन पोजिशन, स्लीप विथ अपर बॉडी एलिवेटेड और स्लीप विथ सुपाइन पोजिशन। तो हाइक्टल हेर्निया वाला पेशेंट है तो फ्रेंड्स इसके अंदर क्या होता है, बॉडी पार्ट जो होता है उसको एलिवेट रखते हैं, अपर बॉडी पार्ट को, अपर बॉडी पार्ट को, यानी सेमी फाउलर टाइप्स में पोजीशन इसको प्रोवाइड करवाई जाती है हेक्टल हेर्निया वाले पेशेंट को ट्रबल इन स्लीपिंग से बचाने के लिए। ओके, ऑप्शन बिल्कुल सी से राइट जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1 केजी होता है वो कितने पाउंड के बराबर होता है? ऑप्शन ए है 2.2 पाउंड, ऑप्शन बी है 2.5 2.5 पाउंड और 2.2 पाउंड। तो फ्रेंड राइट आंसर आप लोगों को सभी को पता है 2.2 पाउंड होता है वो 1 केजी के बराबर होता है। ओके, ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट? इस ऑप्शंस में दिए गए हैं इनमें से एक कैंसर का ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट नहीं है। कीमोथेरेपी, फिजियोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और सर्जरी। तो सभी फ्रेंड्स इसके अंदर ट्रीटमेंट का टाइप्स है कैंसर का फिजियोथेरेपी छोड़ के। फिजियोथेरेपी का क्या है, फिजियोथेरेपी अगर प्रिकॉशन वगैरह हो ना, कैंसर ना हो, उसके लिए एक्सरसाइज वगैरह कंटिन्यू करनी चाहिए, वॉकिंग करनी चाहिए, तो उसके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। बट ये अगर कैंसर हो गया है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए 1% भी बेनिफिशियल नहीं रहेगा। तो माइन्यूट अमाउंट के अंदर रहता है, कहीं कहीं रिलीफ मिल सकता है कैंसर से रिलेटेड पेशेंट को, बट ट्रीटमेंट के अंदर मोस्ट कॉमनली इसको यूज में नहीं लिया जाता। कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और सर्जरी मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट होता है अपने कैंसर का। ओके, तो यहाँ पूछा है नॉट। ओके, नॉट के अंदर जाएगा ऑप्शन बी फिजियोथेरेपी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताइए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 सेकंड थोड़ा सा बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ए चाइल्ड विथ यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का एक बच्चा है, ट्रीट विथ एंटीबायोटिक फॉर पीरियड ऑफ 10 डेज, विच रिस्पॉन्स बाय मदर इंडिकेट नीड टू फर्दर टीचिंग। यानी एक बच्चा है जिसको यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, डॉक्टर ने क्या क्या है, एंटीबायोटिक दे दी है 10 दिन के लिए। ओके, घर पे दे दिया मान के चलो, और मदर से अपन बात कर रहे हैं तो मदर ऐसा कौन सा अपन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शंस है वो बोलेगी, तो उससे ये इंडिकेट होता है, ये संकेत मिलता है अपने को कि इस मदर को उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसके बारे में पता नहीं है, इसको दोबारा से समझाना पड़ेगा। डिस्चार्ज करते टाइम जो अपन एजुकेशन देते हैं पेशेंट के साथ वालों को या पेशेंट को, तो बच्चा है, बच्चे को तो देंगे नहीं, बच्चे की माँ को समझाएंगे कि यूटीआई का बच्चा है, क्या क्या रखना है ध्यान और क्या नहीं रखना है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शंस मदर बोलेगी जिससे ये इंडिकेट होता है कि उसको दोबारा बताना पड़ेगा, टीच करवाना पड़ेगा कि क्या क्या ध्यान रखना है। ऑप्शंस कौन सा जाएगा उसके अंदर, और जो है और सुटेबल ऑप्शंस होंगे। स्टॉप मेडिकेशन इफ नो प्रॉब्लम अकर, baby drink more fluid help to kidney function, if fever not occur indicate drugs working properly, uh, child can participate in his visual activity। तो फ्रेंड्स इसके अंदर राइट आंसर की बात करते हैं वो जाता है ऑप्शन
ए इज राइट आंसर। क्या होता है, मोर फ्लूइड ले रहा है बच्चा तो हो सकता है किडनी के लिए बेनिफिशियल होता है, ज़्यादा फ्लूइड कम लेते हैं तो किडनी ज़्यादा खराब होने के चांसेस रहते हैं। ओके, और ये जो है फीवर नहीं आ रहा है तो अपने को ये पता है कि भाई ड्रग्स प्रॉपर्ली वर्क कर रही है इसलिए फीवर नहीं आ रही है। इफ चाइल्ड पार्टिसिपेट इन यूजुअल एक्टिविटीज, ओके यूटीआई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है तो नॉर्मल एक्टिविटीज करने में कोई भी प्रॉब्लम बच्चे को नहीं है। तो मदर ये अगर बोल रही है ऑप्शन ए तो वो गलत बोल रही है, क्योंकि ऐसा उसको बिल्कुल नहीं करना है। स्टॉप मेडिकेशन इफ नो प्रॉब्लम अकर, बच्चे के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम दिखाई दे ना दे, मदर डिसाइड कभी नहीं करेगी कि इसकी मेडिसिन बंद करनी है, चाहिए या नहीं चाहिए। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर के ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है वो मेडिसिन बंद करे या स्टार्ट करे। मदर ये डिसीजन कभी नहीं ले सकती। उसके अंदर प्रॉब्लम दिख रही है तो भी देना है मेडिकेशन, अगर नहीं दिख रही है तो भी देना है। अगर बंद करनी है तो पहले डॉक्टर से संपर्क करना होगा। ओके, तो यही इसके अंदर पूछा है। ये अगर बोल रही है कि मैं घर पे जाने के बाद बच्चे के अंदर अगर कोई दिक्कत नहीं लगेगी तो मैं मेडिकेशन बंद कर दूंगी, ऐसा अगर बोल रही है तो उसको दोबारा से टीच करवाएंगे अपन। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What is the best method for preventing hypovolemic shock in a patient with admitted severe burn? सीवियर बर्न का पेशेंट है और हाइपोवोलेमिक शॉक से बचाना है। बर्न का पेशेंट है तो जाहिर सी बात है हाइपोवोलेमिक शॉक वाली कंडीशन उसके अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर। तो उससे बचाने के लिए क्या देंगे? एडमिनिस्ट्रेट डोपामिन इन्फ्यूजन, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा इन्फ्यूजन, आईवी फ्लूइड और अप्लाई एंटी शॉक ट्रोसर। तो फ्रेंड्स उसके अंदर क्या है, आईवी फ्लूइड दिया जाता है, क्योंकि फर्स्ट 24 आवर्स होते हैं बर्न के, उसके अंदर जो है हाइपोवोलेमिक शॉक की कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलती है, बॉडी के अंदर फ्लूइड कम देखने को मिलता है। उसकी वजह से सबसे मोस्ट कॉमनली फर्स्ट 24 आवर्स होता है बर्न पेशेंट के लिए, वो ये दिक्कत करता है कि हाइपोवोलेमिक शॉक जैसा कंडीशन डेवलप ना हो। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है इन्फेक्शन के चांसेस। तो उसके बाद जो सीवियर बर्न का पेशेंट है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी पावर जो है वो बिल्कुल से डल हो जाती है, तो उससे इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन से बचाया जाता है आफ्टर 24 आवर्स या 48 आवर्स के। उससे पहले हाइपोवोलेमिक शॉक से बचाया जाता है। तो हाइपोवोलेमिक यानी वॉल्यूम बॉडी के अंदर कम ना हो, इसके लिए उसको क्या है, आईवी इन्फ्यूजन जो है फ्लूइड उसको दिया जाता है। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, आपको फास्टली रिवाइज करके बता दिया है। यहाँ पे आपको आंसर भी मिल गए हैं। ये आंसर आपको हेल्प करेंगे, आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। अगर ग्रुप आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा और फेसबुक ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तीनों को आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको अपडेट बैक टू बैक मिलता रहता है। नर्सिंग से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है सबसे पहले वहाँ वो आपको मिल जाएगा और कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको कोई टेंशन लेना नहीं है। सुबह 3 तारीख को आज कल मॉर्निंग के अंदर सुबह जो है लाइव क्लास लेके आ रहे हैं आपके लिए, जिसके अंदर जो है सीआरपीएफ एमपीसीएचओ से रिलेटेड एडमिट कार्ड, क्या क्वेश्चंस आएंगे, कैसा क्वेश्चंस आएंगे, कितने पेपर कौन से कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितना टाइम होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, आपकी ए टू जेड क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आ रहे हैं लाइव कल आपके सामने। तो आपका लाइव का शेड्यूल अपन अपलोड कर देंगे जल्दी ही मॉर्निंग के अंदर, और आप जो है रेडी रहना अपने सभी क्वेश्चंस के साथ में। आपको जो भी क्वेश्चंस पुट करने हैं, जो भी क्वेश्चंस पूछने हैं, उसको नोट करके रखना और जैसे ही क्लास लाइव आती है आप अपने क्वेश्चंस हमसे पूछ सकते हो, हम आपका प्रॉपर्ली जवाब देने की कोशिश करेंगे। ओके, और ऐसे ही सीआरपीएफ और एसआईसी और सॉरी एमपीसीएचओ से रिलेटेड डेली की अपनी लाइव क्लास आती है शाम को 8 बजे, तो रेडी रहना कल शाम को 8 PM। ओके, बिल्कुल से आपको क्लास का शेड्यूल पहले ही मिल जाता है और रेडी रहना अच्छे से रिस्पॉन्स के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद फ्रेंड्स।